अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तरजीहों और जायज़ों के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, क्रिकेट का सीज़न है और दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियां जारी हैं। भारत में ये इवेंट होने के लिए जा रहा है और इसके लिए पाकिस्तानी टीम को बिलाखिर वीज़े जारी कर दिए गए हैं। भारत में होने वाली आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम के वीज़े मंजूर हो गए हैं। ताख़ीर की शिकायत के बाद वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए ये वीज़े जारी किए गए हैं। इससे कबल भारतीय हुकूमत की जानिब से एनओसी के इजरा में ताख़ीर की वजह से पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप के लिए रवानगी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थी, जिस पर पीसीबी ने आईसीसी को एक खत भी लिखा था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल बरोज़ बुध अलस्तु भारत के शहर हैदराबाद रवाना होगी, जहां वो 29 सितंबर को अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप के लिए बहुत पुरजोश हैं और उनका कहना है कि हमने गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, अपनी टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में देख रहा हूं। इसके अलावा कप्तान बाबर आजम ने हसन अली के सिलेक्शन को भी डिफेंड किया और इसके साथ साथ स्पिनर्स के हवाले से भी उन्होंने बात की और उनका ये कहना था कि स्पिनर्स गो के अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। इसी पर बात के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इरफान ज़हीर साहब, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इरफान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। आकिब जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, बॉलिंग कोच के तौर पर फ़राइज़ जो है सर अंजाम दे चुके हैं। आकिब साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। इरफान, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले टीम के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन ये भारत की जानिब से एक तासुब परस्ताना रवैया जो हमने देखा है कि वीज़े जारी होने थे, अल्टीमेटली आईसीसी की जानिब से भी पहले ही कहा गया, पीसीबी ने बाकायदा तौर पर जो है वो आईसीसी को एक ख़त लिखा और अब जाकर वो वीज़े जारी किए गए हैं। इस एटीट्यूड के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए ज़िशान, ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है, ये तमाम एटीट्यूड और तमाम जो चीज़ें जिस तरह ये डील किया गया। देखिए ना, 10 टीमों ने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना है, तो 9 टीमों को आपने ऑलमोस्ट 2 वीक पहले वीज़ा इशू कर दिए और तमाम लैंड भी कर चुकी हैं। सिर्फ पाकिस्तान जो सबसे नियरेस्ट कंट्री है, उसके साथ ये एटीट्यूड और जो अपनी अप्रोच, इनके जो माइंड सेट है वो नज़र आया। एक तरफ जब आपने पाकिस्तान ने ये स्टांस लिया था कि हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएंगे अगर आप एशिया कप खेलने नहीं आते, तो इन्होंने आईसीसी को काम से रिक्वेस्ट की कि जाके पाकिस्तान को किसी तरह कायल करें और उनको कन्विंस करके पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए भिजवाएं, क्योंकि हम अपने इवेंट को ख़राब नहीं करना चाहते। एक तरफ आप वो सोच रख रहे हैं और दूसरी तरफ आप हर वो फोरम पे जाके पाकिस्तान को डेंट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अप्रोच की बात कर लें या प्लेयर्स की माइंडसेट की बात कर लें, क्योंकि जब प्लेयर इसी माइंडसेट के अंदर अब हमने कब ट्रैवल करना है, नहीं करना। अब हमें आज जब टीम ट्रैवल करेगी रात 3 बजे, वो पहले दुबई जाएगी, 1 घंटे का स्टे ओवर है, फिर उसके बाद रात 8 बजे ऑलमोस्ट वो हैदराबाद पहुंचेंगे और एक दिन के नेक्स्ट के आपके ब्रेक आएगा और उसके बाद आपने प्रैक्टिस मैच खेलना है। तो आपका ऑब्वियसली वो जो माइंड सेट, जो अप्रोच है, वो उस तरह नहीं हो पाती। जैसे हम 92 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तो 1 मंथ पहले पाकिस्तानी टीम उधर लैंड की, तो आपको कस्टमाइज़ होने में, चीज़ों को समझने के लिहाज से, प्लेयर को जेलिन होने के हवाले से बड़ा ज़रूरी होता है। और दूसरी जो चीज़ है कि अब अप्रोच जो इनकी जो है, उस आईसीसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए था। इनको चाहिए था, ये आईसीसी का इवेंट है, हमें इंटरवेंशन करवाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? 11th आवर पे पीसीबी ईमेल कर रहा है और फिर वो इंटरवेंशन के बाद वीज़े जारी कर रहे हैं। ये आईसीसी को मेक श्योर करना चाहिए था। ये तमाम जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें ब्रॉडकास्टर भी हैं, टीम प्लेयर भी हैं, मैच ऑफिशियल्स भी कुछ हैं, हमारे एक अंपायर भी हैं, उनको भी वीज़ा मेरे ज़राए के मुताबिक अभी तक नहीं मिल सका। तो ये सबको श्योर कराना काम आईसीसी का था। जी हाँ, बिल्कुल। वो ये प्रेशर बिल्ड अफसोसनाक करते। अमर है कि भारत का रवैया ताहाल ऐसा है। आकिब जावेद साहब से बात करते हैं। आकिब, बताइएगा, एक तो टीम की तैयारी के हवाले से जो टीम की बॉडी लैंग्वेज है, किस कदर आप देखते हैं कि टीम इस वक्त जो है वो तैयार है, मोराल उसका हाई है? सेकंड, अभी जो बात हो रही थी इरफान के साथ, जब रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला आए थे लाहौर, तो ये इत्तलात थी, बल्कि ये खबरें आ रही थी कि शायद बर्फ़ किसी हद तक पिघली है। लेकिन आपको लगता है कि क्रिकेट में अभी भी उसी किस्म का रुझान बरकरार है भारत का? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और बात यह है कि हर दौर में कोई ना कोई ऐसा मुल्क रहा है जो आईसीसी को कंट्रोल करता है। इंग्लैंड करता रहा, फिर ऑस्ट्रेलिया बहुत देर करता रहा। अब इंडिया के पास पैसा है, पावर है, तो एक्सप्लॉइट तो वो करेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो क्रिकेट बोर्ड की हद तक होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती हैं। इसमें कई दफ़ा हम भी ज़्यादा कुछ क्रिटिसाइज कर जाते हैं बोर्ड के लेवल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के जो ताल्लुक है वो पीसीबी या भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है उनके हद तक तो इसका कोई लेना देना नहीं है। क्रिकेट बोर्ड तो ये चाहते हैं कि क्रिकेट हो, क्योंकि अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे बड़ा मैच जो है वो
इंडिया पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान इंडिया का के हवाले होता है से, मैच, बिल्कुल व्यूअरशिप के हवाले से। तो इसमें तो देखिए बहुत लिमिटेशन है, ठीक। नहीं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, जब किया जाएगा। जहाँ डेफिनेटली तक आपने जो तैयारी की बात की है पाकिस्तान टीम की, इसमें देखिए ना, जब जा रहे थे वो करता था, इसकी पोजीशन थी। आकिब, आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं सुन पा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट करें। इरफान, यही सवाल पाकिस्तानी टीम की तैयारी के हवाले से मैं आपके सामने रखूंगा। आज बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ख़ासे पुरजोश वो दिखाई दिए, और आपको लगता है कि इस वक्त मोराल बुलंद है टीम का, चूँकि एशिया कप में 2 मैचेस में शिकस्त, भारत के खिलाफ और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ, तो अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ, देखिए ये तो मैं इससे एग्री नहीं करता, मोराल बुलंद है। जिस तरह की डिफीट आपने अभी अब हुई है भारत के अगेंस्ट, और आपने एशिया कप श्रीलंका के अगेंस्ट मैच हारे और आप फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो मोराल तो बहुत डाउन है। खासतौर पे नसीम शाह की इंजरी के बाद आपको बहुत बड़ा डेंट पड़ा। इसी तरह बैटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल फ़खर जमान का होता है, वो आपके मैच विनर हैं बैटिंग के अंदर, उनकी फॉर्म जिस तरह आपके सबके सामने है, तो मोराल तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ इसमें यह है, जो हमें मेरा ख्याल है तमाम शायकीन को और टीम को भी सोचनी चाहिए, कि जब हम फेवरेट होते हैं तो हम कोलैप्स करते हैं, जब हम फेवरेट नहीं होते तो तब भी हम इवेंट जीतते हैं। तो पाकिस्तानी टीम का फॉर्म में होना ना होना, मोराल नीचे होना, ये कुछ मैटर नहीं करता। ये बाकी टीम्स के लिहाज से तो ये फार्मूला चल सकता है, बट हमारी पाकिस्तानी टीम के ऊपर ये फार्मूला नहीं बैठता। तो ये हमें मेरा ख्याल है अपनी होप्स इस वजह से लाइव रखनी चाहिए। टीम को भी ये सोचना चाहिए कि हम जब चैंपियन ट्रॉफी हमने जीती तो हम 8वें नंबर की रैंक की टीम थी और बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई किया था और हम चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। तो ये नंबर 1 थे अभी एशिया कप के अंत से पहले, और हम एशिया कप में फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो हमारे लिए ये फार्मूला नहीं चलता। तो मेरा ख्याल है यही अप्रोच होगी। अब करना ये है कि एक चीज़ बाबर की अच्छी मुझे नज़र आई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसने कहा कि मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करता और इन्हीं लड़कों के साथ स्टिक करता हूँ। अब रिसोर्सेज भी आपके पास लिमिटेड है, आपके पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि जो हम चेंजिंग की बात कर रहे थे स्क्वाड अनाउंस होने से पहले, वो चेंजिंग तो हुई नहीं। चाहे जिस पे हम मोहम्मद आमिर की बात करें, हम उसमें साइम अयूब की बात करें, माद वसीम की बात करें, ये नहीं हुई। अब जो भी आपके पास स्क्वाड है, हमने भी उसको सपोर्ट करना है, बैक करना है, और बाबर के पास भी ये रिसोर्सेज है। तो अब आपके पास चॉइसेस बड़ी क्लियर हैं। आपको अपनी प्लेइंग 11 सम हाउ 99% कन्फर्म है ये खेलेगी, आल दो के एक आधा कोई परफॉर्म नहीं करता तो शायद चेंजिंग हो। तो अब आपने एक लाइन आपको क्लियर मिल चुकी है, डायरेक्शन क्लियर है, और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ पाकिस्तान के बेनिफिट में जाएगी। जब आपका कई दफ़ा बेंच स्ट्रेंथ जब स्ट्रॉन्ग होती है तो अटैक के हवाले से जो है वो खासे पहले भी इस हवाले से तारीफ होती रही है कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक नंबर 1 है। आज बाबर आजम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हसन अली के हवाले से उन्होंने, इसके अलावा जो स्पिन बॉलर्स हैं उस हवाले से उनका ये कहना था कि गो के कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन इसके साथ साथ उम्मीदें वाबस्ता हैं। आकिब जावेद एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, ये बताइएगा कि बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें, डेफिनेटली नसीम शाह की कमी महसूस होगी पाकिस्तानी टीम को। शाहीन शाह अफरीदी हैं और हसन अली को ऐड किया गया है टीम में, उनकी सिलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? और स्पेशली अभी जिस तरह से बाबर बात कर रहे थे कि स्पिनर्स की कारकर्दगी कोई खासी नहीं है लेकिन उम्मीदें वाबस्ता है, तो स्पिन बॉलिंग पाकिस्तानी टीम की, उस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक हसन की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इन्होंने फैसला किया है, क्योंकि आपने ये नहीं देखना कि रिसेंट पास में विकटें कौन ले रहा है, देखना ये है कि आपकी न्यू बॉल का जो पेयर है वो मौजूद होना चाहिए। नसीम शाह न्यू बॉल से बहुत ज़बरदस्त सीम बॉलिंग करते हैं। हसन अली एक ऐसा आपके पास ऑप्शन बचता है कि जो नया बॉल से शाहीन के साथ एक पेयर बन सकता है। दूसरी बात, आपने स्पिन बॉलिंग की तो देखें, ये एशिया कप में हम शदाब के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं या नवाज के ऊपर कर रहे हैं, तो अगर आप ये देखें तो बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया, ये तीनों ऐसी टीम्स हैं जो स्पिनर्स को अच्छा खेलती हैं। जहां आप शदाब की और नवाज की बॉलिंग अगर आप इस वर्ल्ड कप के हवाले से देखें तो उसमें जितनी वाइट नेशंस हैं, लाइक इवन इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इवन दो के साउथ अफ्रीका है, इनके अगेंस्ट इनकी जो स्पिन बॉलिंग है वो खासी इफेक्टिव हो सकती है। और पाकिस्तान अभी भी मैं देख रहा हूं कि डेफिनेटली इन टॉप 4, और जब आप सेमीज में जाते हैं तो फिर तो कोई टीम ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, वो एक दिन अच्छा या बुरा हो सकता है। तो आई एम हैप्पी विद द टीम। जो भी रिसोर्सेज थे, मैं नहीं समझता कि एक इस टीम में अभी भी बहुत बड़ी कमी है, वो है आपका ऑलराउंडर।
आपके पास नहीं है पेस ऑलराउंडर, जो कि जिन जिन टीमों के पास है वो देखिए वो कितना उनको फायदा है। हार्दिक पांड्या एक मैच को बैटिंग और बॉलिंग दोनों से वो चेंज कर सकता है। तो ये एक फैक्टर पाकिस्तान क्रिकेट में है, और ये जब भी अब आइंदा सोचेंगे कि हमने डेवलपमेंट किस तरफ करनी है, तो इन चीज़ों स्पिनर्स के ऊपर और ऑलराउंडर्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और वो तो बाद में ही अब होगा। जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ल्ड कप। और मैं समझता हूँ कि ये टीम है कि इस काबिल की इसको बैक भी किया जाए और ये अच्छे रिजल्ट दे सकती है। आकिब, इंडिया की जो विकेट्स हैं उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि मुमकिन तौर पर तेज़ विकेट्स हो सकती हैं और हाई स्कोरिंग मैच वहां पर जो है वो होने का इम्कान है। तो अब आप समझते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के पास बॉलर्स हैं वो बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं, इंक्लूडिंग पेसर्स और जो स्पिन बॉलिंग लाइनअप है? देखिए, इसमें मुझे जो कमी है नजर आ रही, तीन आपकी चले प्लेइंग जो पेसर्स है वो तो हसन और शाहीर और हारिस है, लेकिन जो बेंच के ऊपर मोहम्मद वसीम है वो मुझे उतना रेडी नहीं लगते, क्योंकि उनका जो रोल है वो मुझे अभी तक इतना क्लियर नहीं है कि वो नए बॉल से इफेक्टिव हैं, मिडल में हैं, डेथ में हैं, और नए बॉल से तो वो इतने इफेक्टिव बॉलर नहीं है। और इस टीम में अगर दो आपके रिजर्व बैटर्स जो है बेंच पे बैठेंगे, वे रहे आपको जब इतने लंबे टूर्नामेंट में जा रहे हैं जहाँ 9 मैचेस आपने खेलने हैं, तो आपके बॉलर्स वहाँ पे एक पेस बॉलर कम है। एक बैट्समैन अगर आप साउथ शकील या अब्दुल्ला है या आगा है, इनमें से एक रखते और एक बॉलिंग ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए थी, चाहे वो मोहम्मद जमान खान होते या फ़हीम अशरफ होते। आपके पास आमिर जमाल है, आपने डेवलप नहीं किए। पिछले 2.5 महीने से आप एशिया में ही श्रीलंका में क्रिकेट खेल रहे हैं और आपने अपनी पूरी जो ऑप्शंस हैं उनमें क्लैरिटी नहीं लेकर आए। ये प्लानिंग जो है, यहाँ मुझे इस पे प्रॉब्लम है कि आपने 2.5 महीने में आपको क्या नहीं करना चाहिए था कि आमिर जमाल है या जमान खान है या फ़हीम अशरफ है, उनको डिफरेंट मौके देते, ताकि आपको पता चलता कि अगर एक ऑलराउंडर है इन सब में से तो कौन है जो इस टीम का हिस्सा बन सकता है। अगर आपको कहीं तेज पिच मिल गई तो फिर आप नवाज और शादाब की बजाय अगर आपको पेस ऑलराउंडर की जरूरत पड़ गई तो आपका तो टीम में है ही कोई नहीं। ठीक। अच्छा, इरफान, अभी जिस तरह से आगे बात कर रहे हैं ऑलराउंडर की, इमाद वसीम का नाम ज़ेरे गौर था लेकिन उन्हें जो है वो शामिल नहीं किया गया। तो अभी इससे पहले आपने जिक्र किया था साइम अयूब का, कैरेबियन लीग में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो आप समझते हैं कि ऑलराउंडर पाकिस्तान की टीम में ना होना ये एक परेशान कुन सूरत हाल हो सकती है? अब बिल्कुल, मैं इस पे बड़ी बात मैंने अपने शोज़ में भी की कि इमाद वसीम की जगह टीम में बनती है। उसकी रीज़न 2 थी। इमाद को आप यूटिलिटी के तौर पे देखें तो इमाद की ओडीआई में जो एवरेज है 42 की है, नवाज़ की जो है वो 17 की है। दूसरा ये कि नवाज़ को अगर हम रिसेंटली 1 ईयर में देखें तो वो तेज़ बॉलिंग करने के चक्कर में अपनी स्पिन खो बैठे हैं। हालांकि उनकी बॉल अच्छा खासा स्पिन करता था, बट अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं इसी वजह से उनको रन्स भी ज़्यादा कंसीड हो रहे हैं। वो T20 के फॉर्मेट की बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो तेज़ करते हैं। अगर तो वो उसी माइंडसेट के साथ है तो इमाद 100% टीम में इंडक्ट होता था। दूसरा, इमाद मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग लड़का है, उसका एक ये आपको फ़ायदा होना था कि आपके डगआउट में ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होना चाहिए। तीसरी रीज़न जो मुझे इमाद की होने की सबसे ज़रूरी लगती थी कि आपका न्यू बॉल कौन करेगा। इमाद जो है वो मिडल ऑर्डर में या लेट आपको एंड में ओवर तो करके देता नहीं, वो न्यू बॉल के साथ बॉलिंग करता है, ओडीआई में भी और T20 में भी। तो आप जैसे शहीन शाह के साथ इमाद को कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते थे। अगर आपको किसी बॉलर को मार पड़ रही है या इवन स्टार्ट भी लेके देख सकते थे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत इफेक्टिव हो सकते थे इमाद। तो ये कहीं ना कहीं हम गलती कर गए। अगर वो आपकी 15 के स्क्वाड में नहीं आते थे, एटलीस्ट आपके रिजर्व में तो मस्ट आते थे इमाद। और अभी जो रिसेंट उनकी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, चाहे वो PSL की बात करें, लीग क्रिकेट की बात करें, हर जगह उन्होंने परफॉर्म किया है। तो ये जब हम साइम अयूब की बात कर रहे हैं या हम बाकी प्लेयर की कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है सबसे ऑन द टॉप ऑफ इट इमाद ऐसे प्लेयर थे जो इसकी टीम में जगह मस्त बनती थी। चलें, ये तहफ़्फ़ुज़ात तो खैर रहेंगे और इस तरह के ख़दशात भी ज़ाहिर किए जाते रहेंगे, लेकिन जो टीम सेलेक्ट हो चुकी है वो जाएगी, आज रात रवाना हो जाएगी और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, सब हमारे साथ मौजूद थे, आके आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं करप्शन कहानियों की। फैसलाबाद से खबर है जहां मुतादिद सरकारी इदारे महकमे वासा के नादहिंदा निकले। सरकारी इदारे महकमे वासा के 17 करोड़ रुपए से ज़ायद के नादहिंदा हैं। महकमे सेहत 32,99,192 रुपये का वासा का नादहिंदा निकला। सिविल अस्पताल फैसलाबाद भी वासा का 24,81,000 रुपये का नादहिंदा है।
महकमा एजुकेशन ने भी वासा के 3.5 करोड़ रुपए की अदायगियां करनी हैं। शहरोज इबाद ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। शहरोज, ये रिकवरी करने के लिए क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं अभी? देखिए, अभी तक तो रिकवरी करने के लिए जो इकदाम हैं वो सिर्फ इतने हैं कि नोटिस से ही जारी कर सका है महकमा वासा, जो फैसलाबाद के सरकारी इदारे वासा के नादहिंदा हैं। अगर बात की जाए टोटल अमाउंट की तो 17,39,93,000 के नादहिंदगान हैं ये सारे जो सरकारी इदारे हैं, जिसमें महकमा सेहत जो है वो 32,99,192 रुपए का वासा का नादहिंदा है, जबकि जो सिविल अस्पताल है फैसलाबाद का, इन्होंने 24 लाख से जायद के जो है पैसे देने हैं। महकमा एजुकेशन ने भी 3.5 करोड़ से जायद के जो नादहिंदा है और ये उन्होंने भी अभी तक जो है रकम अदा इस सिलसिले में नोटिस से जारी कर दिया गया शहरोज़िबाद, क्या अब मजीद कार्रवाई क्या मुतवक्के है या कोई इनके साथ राब्ता हो सका कि आखिर कब तक ये अदायगियां हो पाएंगी? देखें, मैं यही इसी चीज़ को अर्ज कर रहा था कि अभी जो नोटिस इन्होंने जारी किए हैं और उसके बाद फिर ये अगला लाएअमल जो इन्होंने तैयार किया है कि अगर अमाउंट जो है वो जमा नहीं करवाई जाती तो उस पर फिर जो कनेक्शन है पानी के वो जो है वो काटना पड़ेंगे वासा को। और फिर इस तरह का जब अगर रद्द-ए-अमल आएगा सामने तो डेफिनेटली वहाँ पर भी जो है वो चीज़ें मुतासर होंगी, वहाँ पर जो लोग हैं वो भी सफ़र होंगे। तो ये आखिरकार इसका जो प्रॉब्लम है वो आवाम को ही जो है फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी दफातर में आवाम नहीं जाना होता है। महकमा एजुकेशन हो, सिविल अस्पताल हो, का कोई डिपार्टमेंट हो, नहार का कोई ऑफिस है या जिला कौंसिल में भी आपने जाना है, पीएचए को भी पानी के बगैर वो काम नहीं कर सकते। पीएचए का कनेक्शन काटते हैं तो डेफिनेटली फिर आप जो पानी वगैरह की जो सप्लाई है वो बंद होती है और फिर वो दीगर चीजें जो मुतासर होती हैं। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त फैसलाबाद में जो महकमा वासा को दरपेश है। और मैं सबसे अहम चीज जो बता रहा हूँ कि फेस्को इस वक्त खुद नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और फेस्को ने ही 7 करोड़ रुपए देने हैं वासा के। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि फेस्को पूरे जो है वो रीजन में 8 रीजन में जो है बिल्कुल इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। फेस्को खुद 7 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा नादहिंदा है। बहुत शुक्रिया शहरोज़िबाद ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात कर लेते हैं माहौलियाती आलूदगी की। नाज़रीन, कराची लाहौर को पीछे छोड़ते हुए आलूदा तरीन शहरों में अब सरे फहरिस्त आ गया है। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस कराची एक बार फिर से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फहरिस्त में पहले नंबर पर है, जिससे शहरियों की औसत उम्र 4 साल कम होने का खतरा पैदा हो गया है। अगर पाकिस्तान ने WHO की जानिब से मुकर्रर करदा सिफारिशात पर अमल किया तो मुमकिन तौर पर कराची के शहरियों की मुतवक्की उम्र में 3 साल का इजाफा हो सकता है। इसी तरह लाहौर के रिहायशी अफराद की उम्र में 8 साल का इजाफा मुमकिन है और इस्लामाबाद में रहने वाले अफराद की मुतवक्की उम्र में तकरीबन 5 साल तक का इजाफा हो सकता है। ये माहौलियाती आलूदगी मुख्तलिफ बीमारियों का बायस भी बन रही है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर माहौलियात नसीमुर रहमान साहब और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि सदर PM में हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नसीमुर रहमान साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। माहौलियाती आलूदगी बढ़ती चली जा रही है और जो जो मौसम चेंज होता है, हमने देखा गुज़िश्ता चंद सालों से स्मॉग की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और ये इसी आलूदगी की वजह से होती है। आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें इजाफे का बायस बनती हैं और जो इक़दामात गए दिनों में उठाए गए हैं, गुज़िश्ता सालों में उठाए गए हैं, क्या वो इनफ हैं? नसीमुर रहमान साहब। देखें जी, बुनियादी वजह तो आप को मालूम है कि हमारी जो आबादी पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है जी, आबादी बेशबहा बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स आपकी बढ़ रही है और जब आबादी बढ़ रही है तो ज़ाहिर है उस आबादी के लिए सारे आपको रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए गाड़ियां चाहिए, उसके लिए फर्नीचर चाहिए, उसके लिए खुराक चाहिए, उसके लिए हर चीज़ चाहिए। तो अब एक जनरल सा फिनोमेना है कि इंसान क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करता है और ऑक्सीजन इनहेल करता है। तो उस देखें ना, इंसान आबादी बढ़ने से भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी फजा में आ रही है। उसके लिए आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी ने फिर जहाँ सहूलत आपको पहुँचानी है वहाँ गैसेस भी, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलनी है और गैसेस भी निकलनी है। इसी तरह उसके लिए जब आपको लकड़ी का फर्नीचर चाहिए तो फिर जंगलात भी कटने हैं उसके लिए। मतलब आबादी बढ़ने की वजह से ये सब यानी मेन मसाइल का जो मेन चीज़ है वो तो ये है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि आबादी यानी बढ़ गई, फैक्ट्रियाँ लग गई, गाड़ियाँ आ गई, ये तो इसके अवामिल हैं। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है इसमें? स्मोक कंट्रोल के लिए हमने इस साल ही पंजाब हुकूमत ने एक तो स्मोक रूल्स नोटिफाई कर दिए, जो कि बड़ी अचीवमेंट है। नंबर 2,
हमारी फैक्ट्रियों में प्रॉब्लम था कि फैक्ट्रियों में एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगे हुए थे और जिसकी वजह से वो फजा को आलूदा करती थी। अब हुकूमत पंजाब ने थ्रू इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एमिशन कंट्रोल सिस्टम जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड है वो स्टैंडर्डाइज कर दी और नोटिफाई कर दी और साथ ही तकरीबन 2 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस कर दिए कि अगर किसी इंडस्ट्री में एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगना है और वो नहीं लगा पा रहे ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो उनको इंटरेस्ट फ्री लोन तकरीबन 2% के ऊपर। नसीम रहमान साहब, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो इकदामात करने की हिदायत की जाती है या जो तजवीज़ किए जाते हैं उस पर अमल दरामद कितना होता है, इस बारे में भी मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब को शामिल गुफ्तगू कर लें। डॉक्टर साहब, माहौलियाती आलूदगी डेफिनेटली मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बायस बनती है, सांस की बीमारियाँ इसमें शामिल हैं। अब जब स्मॉग होती है तो हम डॉक्टर्स तो ये तजवीज़ करते हैं कि जी मास्क का इस्तेमाल लाजमी हो, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि इफेक्ट करती हैं इंसानी सेहत को। आप क्या समझते हैं, माहौलियाती आलूदगी से किस तरह से बचा जा सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर, एक तो मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा कि जो माहौलियाती आलूदगी है ये भी एक शाखसाना है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट के जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्लोबल चेंज आ रही है उसके साथ हमारे साथ हम भी मुतासर होने वाले ममालिक के अंदर शामिल हैं। एंड पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज जो कि इसका बने हैं। और आपने देखा है कि जितने हमारे सैलाब आए, हमारी क्लाइमेट चेंज के साथ जितना हुआ, ये सारी चीज़ें थी। एक चीज़ जो बड़ी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस माहौलियाती आलूदगी और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के अंदर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क का जो कि मतलब अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, इनका किरदार सिर्फ और 0.8% के करीब आता है। हार्डली मतलब 1% आ जाएगा, 4% आ जाएगा। लेकिन वो ममालिक जिनको हम तरक्की याफ्ता या सो कॉल्ड ममालिक तरक्की याफ्ता कहते हैं, दे आर बेसिकली द कल्प्रेट्स कि जो हमारी ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है, माहौलियाती आलूदगी का जो सबब बन रहा है, दे आर द वन द डेवलप्ड कंट्रीज सो कॉल्ड, कि वहाँ पे जितनी ये प्रोग्रेस हो रही है। और आप जानते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो जब खत्म हो रही है और उसके साथ खित्ता अर्ज़ के ऊपर जो रेडिएशन जो वो बढ़ रही है, तो ये भी उसी का एक शाखसाना है जिसके अंदर से प्लास्टिक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो सारी चीजें आती हैं। पर्टिनेंट टू योर क्वेश्चन, और अभी जैसे सर फरमा रहे थे कि भी हुकूमत पंजाब बहुत कोशिश कर रही है, आई अप्रिशिएट कि हुकूमत कोशिश कर रही है, कानून साजी भी कर रही है, उसके अंदर इनिशिएटिव भी दे रही है कि जनाब 2% या उससे लेस के ऊपर लोगों को ये जो कर्जा देंगे फैक्ट्रीज को। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप भी जानते हैं और सर भी अच्छी तरह से जानते हैं डीजी साहब कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है कानूनी लिहाज से ओवरवेल्म्ड है। इसके अंदर जितनी कानून साजी कवानीन है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उन कवानीन के ऊपर जो अमलदारी है बदकिस्मती से वो हमारे साथ नहीं हो पाती, और यही एक वजह है कि वो मसाइल का गढ़ बनती है। अभी जैसे ये जो स्मोक का आपने तज़किरा किया, और अभी मतलब सीजन आने वाला है जबकि स्मोक आ जाएगी, तो उस प्रिवेंशन की खातिर जो कहा था कि इन्होंने कि भट्टा जो है उनको ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो धुआं छोड़ रहे हैं, अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। स्मॉल फैक्ट्रीज हैं, और आप भी आए दिन देखते और सुनते हैं कि जी छोटे मोहल्लों के अंदर फैक्ट्रियां लगी हैं और मोहल्लों के अंदर वो आग लग गई। अभी आपने ये सुना है कि बेहद इक़दामात डॉक्टर साहब तजवीज़ किए गए थे और ये हिदायत भी की गई थी कि होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाए हैं। नसीम रहमान साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे इंश्योर करेंगे कि जो इक़दामात कहे गए हैं, तजवीज़ किए गए हैं या हिदायत दी गई हैं, उन पर अमल दरामद फिर कैसे करवाया जाएगा? जी बिल्कुल अमल दरामद हो रहा है, और आप देखिए ये एक पैराडाइम शिफ्ट था जो आम पुरानी टेक्नोलॉजी और भट्टा जब से पाकिस्तान बना था वो धुआं दे रहा था, और एक बहुत छोटा, आपको पता है भट्टा एक प्रोजेक्ट होता है लेकिन एक पूरे धुएं का बादल होता है। आप देखें मोर देन 70% भट्टास जो है वो जिग-जैग मेथोडोलॉजी पर कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो भट्टे कन्वर्ट हो चुके हैं वो आप देखें उस पर स्टीम सी आपको नजर आएगी, काला धुआं नजर नहीं आएगा। जो 20-30% रह गए हैं हमारी जो फील्ड फॉर्मेशन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्द अज जल्द वो भी प्रॉपरली जिग-जैग मेथोडोलॉजी पर कन्वर्ट हो जाए। आपकी इंडस्ट्री में मैंने जैसे अर्ज किया कि पहले एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं हुआ करते थे, अब मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री जो है उसमें एमिशन कंट्रोल, अभी आप चले जाएं शुमाली लाहौर में चले जाएं, जब शेखुपुरा चले जाएं, अब आपको फैक्ट्रियों में लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो लोग इस तरफ आ रहे हैं और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो ये चीजें इकदामात ये कर रहे हैं। इसी तरह व्हीकल पोल्यूशन का बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है, हमारी जो फजाई आलूदगी है, तो उसके ऊपर भी हुकूमत बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है, और हमारे जो
खुश आइंद है कि इस जानिब तवज्जो दी जा रही है और इसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है। कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मजीद भी बात कर सके। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसीम रहमान साहब डायरेक्टर माहौलियात मौजूद थे। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब सदर PMA हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सरकारी दफातर पर जितने पैसे लगा दिए जाते हैं और उसके बाद इसी तरह से अवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया किया जाता है। कुछ इसी किस्म की सूरत हाल जड़ावाला में भी है, जहाँ महकमा इन्हा डिपार्टमेंट नहर बराला घुगीरा ब्रांच के फरीद बंगला में तैनात STO, सब इंजीनियर और दीगर मुलाजमीन के लिए लाखों रुपए लगाकर बनाई जाने वाली रिहाइश गाहें और दफातर भूत बंगलों का मंजर पेश करने लगे हैं। दूसरी जानिब शिकायत लेकर आने वाले साइलिन दफातर को लगे ताले देखकर मायूस घरों को लौट जाते हैं। क्या सूरत हाल है, इसी बारे में हम तफसीलात जान लेते हैं। से हमारे साथ गुलाम फरीद मौजूद हैं। गुलाम फरीद, इंतजामिया इस सिलसिले में कुछ कर रही है? नहर बराला घुगीरा ब्रांच का जो फरीदा बंगला है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से करोड़ों रुपए लागत से ये पीछे दफातर जो बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो दफातर हैं वो भूत बंगलों का मंजर पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो SDO और सब इंजीनियर के लिए दफातर बनाए गए थे वो बिल्कुल नकारा हो चुके हैं। तो इस हवाले से जब हमारी यहाँ के जो किसान हैं उनसे बात हुई है तो उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, हमारे जो पानी का मसला है उस हवाले से आते हैं तो यहाँ पर हमें दफातर को ताले लगे नज़र आते हैं। तो लिहाजा उन्होंने आला इंतजामिया से यही मुतालबा किया है कि खुदारा अगर करोड़ों रुपए लागत से ये दफातर बना दिए गए हैं तो यहाँ पर जो अफसरान हैं उनको भी तैनात किया जाए ताकि वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सके और हमारी जो शिकायत है उनका अजाला कर सकें। यहाँ पर जो बिल्डिंग है उनमें जो सरकारी अमला है वो नज़र नहीं आता, तो यहाँ पर जो प्राइवेट लोग हैं वो उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। जी, सरकारी अफसरान तनख्वाहें लेते हैं कि वो अवाम के मसाइल हल कर सकें, उन्हें मुश्किलात से निजात दिला सकें, लेकिन जब सरकारी अफसरान ही यहाँ पर मौजूद ना हो तो क्या किया जाए। अवाम का ये कहना है, खुसूसी तौर पर किसानों काश्तकारों का ये कहना है कि जब वो अपने मसाइल यहाँ पर लेकर आते हैं तो आगे से उन्हें ताले देखने को मिलते हैं। क्या उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, वो आपको दिखाते हैं। काम हुआ है, कोई अफसर यहाँ पे नहीं आता, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं। जो भी आता है अफसर वो अपना पेट भरता है और पेट भर के वहाँ पे बैठ के खा लेता है। हमने तो कम से कम 50 चक्कर इस दफ्तरों के लगा दिए, इसके ऊपर इतना कचरा हुआ पड़ा, इधर तो कोई आता ही नहीं, बस पैसे लेते हैं और तनख्वाह लेते हैं और घर बैठ जाते हैं। दफ्तर हमने खरीदे मगने दफ्तर लभदा कोई नहीं, ना है ओवरसीयर हमदा, ना SDM, ना बाला अफसरान। साडी अपील है कि साडी सुनवाई की जाए, सानू जलील हो रहा है, साडा पानी सानू दिता जाए। तो इन तमाम लोगों का हुकूमत वक्त से और इंतज़ामिया से यही मुतालबा है और अपील है कि इनके मसाइल हल करने के लिए कम अज़ कम अफसरान को यहाँ पर तैनात किया जाए। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं हैदराबाद की, जहाँ पर साइट एरिया में वाक़ सनतों का जहरीला फुजला माहौलियाती आलूदगी की वजह बनने लगा है। तफसीलात हम जानेंगे। वारिस बिन आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस बिन आज़म, बाकायदा तौर पर कोई डंपिंग साइट इस सिलसिले में नहीं बनाई गई थी जहाँ पर इसको डंप किया जा सके? हैदराबाद के एक मसरूफ तरीन महंगे इलाके में मौजूद हूँ। ये हैदराबाद का आठोबान रोड है, फतेह चौक के करीब का इलाका है। एक तरफ इसके साइड एरिया है जबकि दूसरी तरफ पूरा शहर आबाद है। इस जो साइड एरिया में जो हैदराबाद में फैक्ट्रीज आबाद है, वहाँ का जो सारा फजला होता है, जहरीले केमिकल्स होते हैं, वहाँ इस मुकाम पर एक प्लॉट खाली, वहाँ पर ये सब छोड़ दिया जाता है। जितनी भी इंडस्ट्री है, केमिकल की इंडस्ट्री, उनका सब फजला जो है इस खाली प्लाट में छोड़ा जाता है। शदीद किस्म का यहाँ से ताफुन उठ रहा है। महकमा माहौलियात इस पर मुकम्मल खामोश है। माहौलियाती आलूदगी का भी ये सबब बन रहा है। ना सिर्फ ये कचरा, ये पानी इस प्लाट में गंदा मौजूद है, बल्कि इसके साथ ही हैदराबाद का एक बड़ा बरसाती नाला भी गुजरता है। ये पानी जहरीला उस नाले में शामिल होता है और ये नाला जाकर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर नहरों में भी गिरता है। तो हैदराबाद के शहरियों का यही मुतालबा है कि महकमा माहौलियात इस किस्म की आलूदगी पर नोटिस ले और हैदराबाद से इसको खत्म किया जाए। जी, अवाम का मुतालबा है कि इस पर नोटिस लिया जाए और उन्हें इस माहौलियाती आलूदगी से और इस गंद से निजात दिलाई जाए। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, हमने अवाम की आवाज़ ऐवान बाला तक, इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचा दी। अब इस हवाले से क्या एक्शन लिया जाता है, आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मज़ीद फॉलोअप करेंगे और जानेंगे कि अवाम को इस सिलसिले में क्या फैसिलिटेट किया गया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गली मोहल्ले और शहरों के मसाइल हम अपने प्रोग्राम में उजागर करें तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।